नमस्कार देवी और देवता, मैं जीत आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल में जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसका क्या रोल होता है। एंगुलर के अंदर देखिए हर कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है, मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया आपको। तो आज हम समझने यही वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए और एंगुलर का इससे क्या रिलेशन है। कंस्ट्रक्टर वाली जो चीज है लाइफ साइकिल में इसका क्या रोल है, उसी को आज हम समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये वाली वीडियो जो है काफी दिनों बाद मैं लेकर आ रहा हूँ। पिछली वीडियो जो थी वो काफी टाइम पहले मैंने अपलोड की थी, पर मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज पे फोकस थोड़ा बनाऊं और जल्दी जल्दी इस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूं ताकि आपको इन डेप्थ नॉलेज जो है एंगुलर की वो दे सकूं। तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड में और मेरे पास मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट जनरेट कर लिया, सिंपल यूजर नाम का कंपोनेंट। ये कोई स्पेशल नहीं है, बस एनजी जनरेट कंपोनेंट मैंने किया है। देखिए जो क्लास होती है यूजर कंपोनेंट क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास क्लासेस होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यही चीज होती है। तो यहाँ पे भी क्या चीज है, ये भी क्लास ही है। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्लासेस हैं, टाइपस्क्रिप्ट में क्लासेस हैं, तो ये सिंपल एक क्लास है। और क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सेम चीज प्रोसेस जो है एंगुलर भी फॉलो करती है। जब वो देखती है कि जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होती है एंगुलर की, जब हमारी ऐप पूरी बिल्ड हो रही होती है, तैयार हो रही होती है, बूटस्ट्रैप हो रही होती है, तो वो देखती है कि कौन कौन से कंपोनेंट है, उन्हीं से रिलेटेड वो फिर ट्री बनाती है। कंपोनेंट ट्री इसको हम बोलते हैं। मान लीजिए कि वो ऐप यूजर पे आई, उसने देखा कि अच्छा ऐप यूजर नाम का एक टैग है। अब वो क्या करेगी, इसकी क्लास उठाएगी और इसका न्यू कंस्ट्रक्टर या न्यू के थ्रू इसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगी इस तरह से कुछ। देन इसका एक इंस्टेंस बना लेगी और उस इंस्टेंस को अपने पास रख लेगी, जो इसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा। देखिए जब भी कंपोनेंट ट्री बनता है, हर एक कंपोनेंट के लिए हमारे पास व्यू रेफरेंस होता है, या फिर कह सकते हो व्यू कंटेनर होता है। अभी के लिए व्यू रेफरेंस और व्यू कंटेनर को आप ऐसे ही समझ लीजिए, पर अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया। तो व्यू कंटेनर होगा या फिर एक तरह का बॉक्स होगा, उसके अंदर दो चीजें होती है। पहली चीज तो होती है कि जो भी कंपोनेंट मेरा है उसका हमारे पास इंस्टेंस वो रख लेती है, ठीक, उसको इंस्टेंस को रख लेती है। और दूसरा क्या करती है, होस्ट एलिमेंट अपने पास रखती है। देखिए जो ब्राउजर में हमें दिखता है, HTML के जो टैग्स वगैरह होते हैं वो फिर हमें ब्राउजर में रेंडर होते हैं। तो ये जो चीज हम बना रहे हैं ये भी तो एक कस्टम टैग है ना, हमारा ऐप यूजर एक कस्टम टैग है, पर इसको दिखाना पड़ेगा हमें। दिखाने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, div हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, H1P, ये जितने भी जो भी प्री डिफाइंड हमारे स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं, पर ये तो स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड एलिमेंट बनाना पड़ेगा, इसी को हम वेब कंपोनेंट भी बोलते हैं, यानी कि कस्टम एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगी, इस ऐप यूजर को किसी एक एलिमेंट के अंदर रख देगी। अभी एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए उसने सेक्शन के अंदर रख दिया, एक सेक्शन नाम का टैग बना दिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सेक्शन, और उसके अंदर इस चीज को रख देगी। तो जो सेक्शन हुआ इसका वो क्या हुआ, होस्ट एलिमेंट हुआ। असल में तो सेक्शन के अंदर नहीं रखती, वो कस्टम एलिमेंट ही बनाती है, उसी को हम होस्ट एलिमेंट बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए एक होस्ट एलिमेंट बनाया, उसके अंदर इस पूरे कंपोनेंट की टेम्पलेट वगैरह जो है पूरा वो एलिमेंट रख दिया। तो दो चीजें रखती है अपने पास वो जब कंपोनेंट का ट्री बना रही होती है। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगी यूजिंग न्यू यूजर कंपोनेंट करके, इंस्टेंस मिल जाएगा। देन उसके बाद उसके होस्ट एलिमेंट को प्रिपेयर करती है। अब क्योंकि ये एक सिंपल क्लास ही है, इतना तो हम समझ चुके हैं कि ये सिंपल एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये ऑब्जेक्ट कौन बनाती है, एंगुलर बनाती है, हम तो नहीं बनाते। अगर मान लीजिए कि आप अपने आप से कोई क्लास बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और साथ में उसके पैरामीटर्स को पास करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए ही होना चाहिए। क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए, तो ये दो क्लास की प्रॉपर्टीज होगी। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल इन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए ही सिर्फ होना चाहिए। करने के लिए तो लोग कंस्ट्रक्टर में बहुत कुछ करते हैं, पर अगर आप डिसिप्लिन को ध्यान में रखें, एक जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उसको ध्यान में रखें, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने का काम ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि कोई मेरा यूआरएल होता और मैं यहाँ पे यूआरएल दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी यूआरएल हो सकता है, और हो सकता है मेरे पास प्लेटफॉर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो कि प्लेटफॉर्म आईडी 12 ऐसे कुछ। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यहाँ पे कोई आप रिक्वेस्ट ना डालें सर्वर को, या फिर कोई दूसरा ऐसा काम ना करें जिसमें यूजर के इनपुट की जरूरत हो। याद रखिए यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना जो सर्वर पे रिक्वेस्ट डाले या यूजर का कोई इनपुट लेने लग रहा हो। तो ये वाली चीज आपको नहीं करनी। एक्सटर्नल जो भी होता है, हैवी अपलिफ्टिंग कभी भी कंस्ट्रक्टर में हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हमें ये सिखाती है, एंगुलर नहीं सिखा रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाती है कि कंस्ट्रक्टर को लाइट वेट रखा जाए, सिर्फ क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए ही उसका इस्तेमाल हो। तीसरी चीज एक और आती है इसमें कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल आप उन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए करें जो कि
डायरेक्टली टेम्पलेट में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली टेम्पलेट में नहीं जा रहे कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो सकती है पब्लिक, और या मैं क्योंकि क्लास टेम्पलेट में नहीं जा रही है तो मैं इसको प्राइवेट एक्स अंडरस्कोर हेडर, तो ये तो मुझे पता है कि कभी नहीं जाने वाला टेम्पलेट के अंदर, तो यहाँ पे कुछ हेडर की प्रॉपर्टी हो सकती है, मतलब हो तो कुछ भी सकता है, पर ऐसी चीजें जो कभी भी टेम्पलेट में डायरेक्टली ना दिख रही हो, क्लास की प्रॉपर्टीज को, डिफॉल्ट वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए जो काम करना है वो आपको कंस्ट्रक्टर में करना है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर को इन्वोक एंगुलर करती है तो वो ये साथ में ये भी देखती है कि उसकी डिपेंडेंसीज क्या है, इस क्लास को और क्या क्या चीजें चाहिए, इसी चीज को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं, जो कि आगे जाके हम समझेंगे। पर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, एक हो सकता है यूजर नाम की सर्विस हो आपके पास, और हो सकता है आप कोई और भी सर्विस यूज कर रहे हो इस तरीके से। तो ये डिपेंडेंसीज हैं कि इस कंपोनेंट को यानी इस क्लास को इन दो चीजों की जरूरत है, तो एंगुलर क्या करेगी, कंस्ट्रक्टर तो खुद ही कॉल करती है, तो वो क्या करेगी, पहले इन दोनों का ही को इनिशिएट करेगी, इनके ऑब्जेक्ट बनाएगी, मतलब इन क्लास के, और हो सकता है ओथ, और ये न्यू करके फिर उसी का ओथ का ऑब्जेक्ट भी, फिर क्या करेगी, यूजर को पास कर देगी और ऑथ को पास कर देगी। तो ये काम एंगुलर करती है, हम नहीं करते। जब आप खुद की क्लास बनाते हो तब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, तब आप पैरामीटर्स पास करते हो, लेकिन ये वाला काम डिपेंडेंसीज को देखने का जो काम है, आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये वो एंगुलर ही देखती है कि इसको क्या चीज की जरूरत है, उसका इंस्टेंस भी पास कर देती है। तो इंस्टेंस बनाने का जो काम है वो एंगुलर के पास है, और उसकी डिपेंडेंसी देना भी एंगुलर के पास है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको डिपेंडेंसी चाहिए वो हम कंस्ट्रक्टर में लिखते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं हम देते। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए सिर्फ ये होना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा आपको कोई काम इसमें नहीं करना है। हालांकि कर सकते हो, पर एक परफेक्ट प्रैक्टिस देखें तो वो ये नहीं कहती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये चीज अलाउ नहीं है कि आप एक्सटर्नल वर्क कोई करें कंस्ट्रक्टर के अंदर, सिर्फ क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करें। हो सकता है कि जैसे हेडर वाली बात है, मैं आपको एक चीज और करके दिखा देता हूँ। डॉट मैं कहता हूँ कि इसमें मेरा हेडर पड़ा है, तो मुझे पता है कि एक्स हेडर जो है वो इस्तेमाल तो कहीं टेम्पलेट में नहीं होने वाला। यहाँ पे मेरी बात ध्यान रखिए, जो टेम्पलेट में यूज नहीं होने वाली चीज, वो चीज का मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता हूँ, एक्स हेडर जैसे हो गया। फिर मैंने कहा कि वो ऑथ सर्विस से आ रहा है मेरे पास, तो ये चीज वैलिड है कि जो टेम्पलेट में नहीं जा रही और सर्विस से आपको कुछ इनिशियलाइजेशन करनी है, तो आप तब कर सकते हो। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखें यहाँ पे कि कब आपको कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइट वेट रखें इसको। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम कब करते हैं। हो सकता है ये यूजर क्लास जो है ये एक्सटेंड कर रही हो किसी और क्लास को, मतलब ये चाइल्ड क्लास हो, बेस कंपोनेंट कोई है मेरा, उससे एक्सटेंड कर रही हो, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनता है, तो कंस्ट्रक्टर में हम सुपर का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मेरे पेरेंट को कुछ डेटा मैंने भेजना है, सुपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या मैं बात कर रहा हूँ तो आप एक बार जरा इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ आएगा। ये वाली वीडियो वैसे भी आज जो है सिर्फ इन्फॉर्मेटरी वीडियो है, बताने के लिए कि कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है, कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है ऊपर जो मेरी बेस कंपोनेंट है उसको मैं कुछ डेटा भेज रहा हूँ कि भाई जो भी मेरा प्लेटफॉर्म आईडी थी कुछ वो भेज दी मैंने, हो सकता है मैं ऑथ सर्विस पूरी पूरी भेज रहा हूँ। तो जब भी आपको पेरेंट से चाइल्ड के चाइल्ड से पेरेंट के पास इनहेरिटेंस के रोल में कुछ करना हो तो सुपर का हम इस्तेमाल करते हैं, तब आप कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करें कि भाई मेरे पेरेंट को कुछ चीजें चाहिए। तीन चीजें याद रखें, लाइफ बहुत सिंपल है। पहली, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टीज क्लास की है उनको इनिशियलाइज करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करें, डिफॉल्ट वैल्यूज देने के लिए, जैसे कि यूआरएल की डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, प्लेटफॉर्म की कुछ वैल्यू दे दी, इन सब चीजों का। दूसरा, जो टेम्पलेट में डायरेक्टली वेरिएबल्स आप नहीं दिखा रहे हो उनको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगली दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए आप इसका यूज करते हो, जैसे कि यूजर सर्विस और ऑथ। तीसरा, जब आपको क्या किया हुआ आपने इनहेरिटेंस इस्तेमाल किया तो अपने पेरेंट को कुछ भेजना है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुपर डाल के, और देन कुछ भी डेटा आपको ट्रांसफर करना हो वहां पे। तो ये तीन इसके बेसिक से इस्तेमाल हो गए। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज और दिखाता हूँ इसमें करके, कि मान लीजिए मैं ये सब हटा देता हूँ। देखिए यूजर कंपोनेंट है, इसमें मैंने इनपुट बाइंडिंग लिया यूजर आईडी की, कि भाई इसको इसके पेरेंट से क्या आएगा, डेटा आने वाला, यूजर आईडी मैंने दी है। तो कंस्ट्रक्टर में क्योंकि ये सबसे पहली प्रोसेस होती है लाइफ साइकिल की, और इसका सिर्फ इतना काम होता है इनिशियलाइजेशन करना, कंपोनेंट ट्री जब बन रहा होता है, इसका चेन डिटेक्शन से कोई रोल नहीं होता, व्यू से कोई रोल नहीं होता, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है। मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देखिएगा। तो यहाँ पे आप इनपुट बाइंडिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप इनपुट बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट हम। क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट बाइंडिंग्स वाला रोल होता है ये बाद में आता है, पहले तो सारा इंस्टेंस वगैरह बनते हैं, सारे कंपोनेंट के सारों के व्यू बनते हैं, उसके बाद चेंज डिटेक्शन चलती है, और फिर बाद में देखा जाता है कि अच्छा किस किस को क्या डेटा पास करना है। तो सेकंड स्टेज की बात है, फर्स्ट स्टेज में तो ये चीज होती नहीं। इसी करके यूजर आईडी बाइंडिंग को अगर मैं देखूं तो ये आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। अगर मैं इसको
यूजर आईडी ऐसे प्रॉपर्टी को बाइंड कर देता हूँ 1 के साथ। हो सकता है मैं इस ऐप कंपोनेंट से इसको प्रॉपर्टी बाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी बाइंड कर दी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा इसको तो वो बता रहा है अनडिफाइंड, कि यूजर आईडी तो है ही नहीं। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में नहीं आती है चीज। ये इनपुट बाइंडिंग वाली जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेट करनी होती है बाद में एंगुलर करती है जब चेन डिटेक्शन चलता है, जिसमें ng on init, सबसे पहले ng on changes फिर on init और ये सब चलता है। तो कंस्ट्रक्टर में ये भी चौथी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि आप इनपुट बाइंडिंग्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कंस्ट्रक्टर का कुछ बेसिक सा था एंगुलर के अंदर। धीरे धीरे आगे आगे मैं लाइफ साइकिल पढ़ाता जाऊंगा तो आपको और क्लियर होता रहेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्या करना है, इसका एक थ्योरेटिकल मैं व्यू आपको देना चाहता था, कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी हैवी वर्क मत कीजिए। एक पांचवी चीज और है टेस्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी प्लस टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी जो है, अगर आप कंस्ट्रक्टर में कोई एक्सटर्नल वर्क कर देते, मान लीजिए कि आपने HTTP की कोई रिक्वेस्ट डाल दी, अब ये तो एक असिंक्रोनस टास्क आपने दे दिया, तो असिंक्रोनस टेस्टिंग जो है हमारी कंस्ट्रक्टर बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें बहुत मुश्किल आती है। तो आप पता नहीं कर पाते, मतलब आपका कंपोनेंट जो है या फिर आपकी जो क्लास है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो टेस्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप उसको 1 to 1 डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए फिर पहले आप अगर चेक कर रहे हैं कि भाई हाँ इसका कंपोनेंट का इंस्टेंस बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट इसका बन रहा है नहीं बन रहा है क्लास का, तो वहां पे हम देख तो लेंगे पर अचानक से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए क्योंकि असिंक्रोनस ऑपरेशन है और हम चेक कर रहे थे स्टैटिक प्रॉपर्टीज को, सिंक्रोनाइज प्रॉपर्टीज को, तो वो दिक्कत देता है। अगर आपको टेस्टिंग के बारे में नहीं कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्टिंग को फिर कभी हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की क्लास नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर कभी वीडियो बनाऊं तो आपको समझ आए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेस्टिंग होती है उसमें मुश्किल आती है इस चीज को करने की। तो पांचवी चीज ये थी। एक छठी चीज मैं आपको प्रेफरेंस के तौर पे देना चाहता हूँ, मेरा जो अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, कि ज्यादातर लोग अभी क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यूआरएल वाली प्रॉपर्टी थी, यहीं पे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं कि भाई www.google.com ऐसे कुछ। तो अब आप कहोगे कि भाई ठीक है google.com की ये चीज है तो नीचे मैं यहाँ पे क्यों इनिशियलाइज करूँ, इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों इनिशियलाइज करूँ, मैं इसको बाहर ही कर सकता हूँ। देखिए मैटर ऑफ टेस्ट है, कुछ लोग उसको बाहर की तरफ इनिशियलाइज कर देते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही करते हैं। उसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे कर सकता था, मतलब इधर इनिशियलाइज कर देता, पर मैंने बाहर कर दिया उसको। पर मैं क्या कहता हूँ आपको, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर दो चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो ये टॉपिक जो आपका है बहुत ही वास्ट है कि कैसे आपके सॉफ्टवेयर को आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या चीज होती है, पर मैं उस चीज में पूरी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। सॉफ्टवेयर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब भी आपके पास कुछ स्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है जो कांस्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं होंगी, याद रखिए जो कभी चेंज नहीं होंगी, फाइनल प्रॉपर्टीज है, उनको आप यहाँ पे जो बाहर है कंस्ट्रक्टर से बाहर इनिशियलाइज कर सकते हो, उनको आप बाहर इनिशियलाइज कीजिए। ये एक रूल ऑफ थंब है। उसके अलावा जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं कुछ हैं, जैसे प्लेटफॉर्म आईडी वगैरह हो गया, हो सकता है वो चेंज हो जाती है, तो कंस्ट्रक्टर में उनको आपने अपने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। पर जो ऐसी चीज है जैसे मान लीजिए यूआरएल जो है मुझे पता कभी चेंज ही नहीं होना, कांस्टेंट प्रॉपर्टी रहनी हमेशा थ्रू आउट, उसको आप कंस्ट्रक्टर से बाहर इस्तेमाल कीजिए। ये एक डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर की भी, या फिर एक रूल लगा सकते हैं, लिंटर लगा सकते हैं कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली, उनको आप बाहर की तरफ इनिशियलाइज कर दीजिए। और जो टाइपस्क्रिप्ट है उसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छा एक कीवर्ड है जिसका नाम है रीड ओनली। तो इससे मैं कह सकता हूँ रीड ओनली कि भैया मेरी कांस्टेंट प्रॉपर्टी बन गई, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अगर आगे जाके मैं इसको चेंज करना चाहूँ। और जो बाकी प्रॉपर्टीज रही जो कि परमानेंटली वैसी नहीं रहने वाली है, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म हो गया, वो हो सकता है चेंज आप करो, पर उसकी आप डिफॉल्ट वैल्यू कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो स्टार्टिंग में, बाद में हो सकता है कि जब आगे जाके आप उसकी वैल्यूज चेंज कर दो, पर डिफॉल्ट देना चाहते हो कि भाई मेरी प्लेटफॉर्म आईडी 1 है या प्लेटफॉर्म 1 है। तो कांस्टेंट प्रॉपर्टीज को बाहर की तरफ रखिए और बाकी जो चीज है उसको अंदर की तरफ रखिए। ये बहुत वास्ट फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, किस तरीके से हम काम करते हैं, क्या इनमें ध्यान रखना चाहिए, लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते हैं, तभी स्केल करने में मुश्किल होती है, एफिशिएंसी और सब चीज़ों में काफ़ी चीज़ें इसमें रुकावट डालती हैं। टेस्टेबिलिटी क्या होती है लोगों को नहीं पता होता, पर मैं आपको ये आइडिया दे रहा था कि यहाँ पे। तो ये था कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए, उसमें इनपुट प्रॉपर्टीज काम नहीं करती है, जो इनपुट डेकोरेटर वाली होती है हमारे पास। अभी एक चीज और मैं बताऊंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि मान लीजिए इसको मैं प्रॉपर्टी बाइंड नहीं करता हूँ, ऐसे भी तो हम लोग करते हैं ना, डायरेक्टली हम लोग ये दे देते हैं वैल्यूज, ये भी चीज हो जाती है कि तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो जाता है, जो वो चीज सामने लिखी है वही चली जाती है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मैं वैसे जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कलर नाम ने आपने कुछ सेट करना है, कलर आपने कहा कि इसका व्हाइट ही रखना है, तो इसको तो प्रॉपर्टी बाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एक ही स्टैटिक स्ट्रिंग है, बस एक ही बार जा रहा है। जैसे अगर आप एंगुलर मटेरियल यूज करते हो या और भी कोई चीज करते हो तो कई बार उन्होंने सिंपल वैल्यू दे देते हैं और वही एज ए स्ट्रिंग वो ट्रीट हो जाता है। तो ये चीज भी आप एक्सेस कर सकते हो। कलर ये वाली ऐसी चीज है वो आप कंस्ट्रक्टर में एक्सेस कर सकते हो। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता रहूंगा ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।